हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सी एस शर्मा। आज बात करने वाले हैं क्लास 11th के बड़े ही प्यारे से टॉपिक के बारे में, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं और क्या टाइप्स होते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के वो सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आपका कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग क्यों करते हैं? अकाउंटिंग करने के हमारे पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस क्या होता है? या तो प्रॉफिट पता करना या फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। तो प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। सिंपल सा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। तो अब इसी बेसिस पे, दैट इज प्रॉफिट के एनालिसिस के बेसिस पे, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बेसिस पे हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन, कैश बेसिस, एंड नंबर टू दैट इज अक्रूवल बेसिस, जिसको हम मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कैश बेसिस में क्या होगा? तो कैश बेसिस के अंदर ट्रांजैक्शंस को उसके रिसीट, यानी कि जब ट्रांजैक्शंस का अमाउंट हमको मिलेगा तब रिकॉर्ड करना है, जब हमको अमाउंट मिल जाएगा या फिर जब हम अमाउंट पे कर देंगे तब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। जबकि अक्रूवल बेसिस में, दैट इज मर्केंटाइल बेसिस में, जब ट्रांजेक्शन्स होगा, जब आप एक्सपेंसेस इनकर कर दोगे या इनकम अर्न कर लोगे तब आपको रिकॉर्ड करना है, ना कि जब रिसीव हो या फिर आपने पेमेंट किया हो। एक्चुअली रिसीव्ड और एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे अक्रूवल बेसिस में नहीं होता, जबकि कैश बेसिस के अंदर एक्चुअल रिसीट के बेसिस पे और एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि क्या है कैश बेसिस में। क्या होगा कैश बेसिस के अंदर? क्या होगा कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे हम जब आपको पैसे मिल जाएंगे या फिर आप उसका पेमेंट कर दोगे, एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दोगे। इसके बेसिस पे ही आप क्या करते हो? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, नंबर वन। नंबर टू, तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है? जब एक्चुअली आपको कैश रिसीट हो जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे तब आप क्या करोगे? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज इन प्रॉफिट और लॉस कैसे पता करेंगे? प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए सिंपल सा काम है आपके लिए कि जितनी भी इनकम आपको मिली है, इनकम रिसीव्ड, उसमें से जो भी आपने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, दैट इज एक्सपेंसेस पेड, वो माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि एग्जाम्पल क्या है, कौन ये लोग मतलब ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं, कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। तो जनरली कैश बेसिस को फॉलो करने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है नंबर वन, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। नंबर दो, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं जैसे कि सीए हो गए, लॉयर हो गए, ये सब लोग, जो डॉक्टर हो गए, ये सब जो लोग हैं वो कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। जिसके बिजनेस में या जिसके प्रोफेशन में मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस कैश के बेसिस पे होंगे, वो कैश बेसिस ऑफ सिस्टम फॉलो करेगा अपनी अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज यहां पे जो भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवांस इनकम है या इनकम अक्रूड है, ये कोई भी चीजें, ये जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, ये कंसीडर नहीं किए जाते हैं कैश बेसिस में। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि क्या फायदे हैं। बड़ा सिंपल सा लग रहा है ना, देखने में, समझने में कितना सिंपल लग रहा है। पैसे मिले तो इनकम हुई, पैसे पेमेंट किया तो एक्सपेंस हुआ, दैट्स इट। इतना सा सिंपल है। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, कोई एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं होती, नंबर वन। नंबर टू आ जाता है कि कुछ एस्टिमेट्स और जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ सिर्फ थोड़े से जजमेंट्स और आपको एस्टिमेट्स लगाने, बाकी कोई जरूरत नहीं है। आप मर्केंटाइल से इसको कंपेयर करोगे तब वहां पे मर्केंटाइल में बहुत ज्यादा एस्टिमेट्स जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत कुछ जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आ जाता है कि ये सुटेबल कब होता है, कैश बेसिस को फॉलो करना कब सुटेबल होगा? जब आपके मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस कैश के बेसिस पे होते हैं, कैश के अंदर आप डील करते हो, तभी करना है। तो भैया नुकसान भी होंगे, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक फायदा समझा तो दूसरा नुकसान भी समझते हैं। तो क्या है कैश बेसिस के डिसएडवांटेजेस? नंबर वन, ये आपको कभी भी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा प्रॉफिट का, या लॉस हुआ तो लॉस का, या फाइनेंशियल पोजीशंस का। हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हमको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, नंबर दो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो कैश बेसिस पे अगर आप फॉलो करते, कैश बेसिस को अगर आप फॉलो करते हो तो यहां पे आपको ट्रू पिक्चर नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि जो आपके एडजस्टमेंट्स हैं,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चारों को आप इग्नोर कर देते हो जब आप कैश बेसिस को फॉलो करोगे। नेक्स्ट आ जाता है कि मैचिंग प्रिंसिपल्स को भी फॉलो नहीं करता। कैश बेसिस के अंदर मैचिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता, तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है। नेक्स्ट आता है कि आपने सिर्फ एग्जांपल आपने कुछ गुड्स के लिए पेमेंट किया, किसी सप्लायर को आपने गुड्स के लिए पेमेंट किया, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नंबर 2 आता है कि आपने किसी एसेट को परचेज करने के लिए पेमेंट किया, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने एक्सपेंडिचर्स को समझा होगा, अकाउंटिंग टर्म्स जो प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाए थे इसके अंदर। तो एक्सपेंसेस को आपने क्लासिफाई करके रखा है रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर। तो ये जो बेसिस है दैट इज कैश बेसिस, इसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल जैसा फंडा ही नहीं रखते ये लोग। ये क्या करते हैं, पेमेंट किया तो खर्चा है, भले वो एसेट के लिए हो, भले वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है भैया। एसेट को मैं परचेज करूं तो उसको तो मैं बहुत सारे ईयर्स के लिए यूज करने वाला हूं, आने वाले 4-5 सालों तक यूज करूंगा, जबकि गुड्स जो है वो मैंने परचेज किए रीसेल करने के लिए, तो वो तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू को वो डिफरेंट नहीं समझते हैं, सेम खर्चा समझते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके हम समझ लेते कि क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 2021-22 में सार्थक ने कुछ कैश सेल्स की थी 40 लाख रुपीस की और क्रेडिट सेल्स की थी 20 लाख रुपीस की। क्रेडिट पे सेल किया मतलब पैसे आपको मिले क्या, नहीं मिले ना। तो पैसे कब मिलेंगे, जब आपने कैश में सेल किया। तो आपको इनकम कितनी हुई है, 40 लाख रुपीस की। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड दैट इज 40 लाख रुपीस। करेक्ट है। कितना सिंपल काम हुआ, जितनी इनकम मिली उसको रिकॉर्ड करना, क्रेडिट सेल्स को इग्नोर कर देना। नंबर 2, हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इज 12 लाख रुपीस। 12 लाख का टोटल खर्चा है, आउट ऑफ विच 2 लाख इज स्टिल टू बी पेड। अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो पेमेंट कितना किया है भैया, सर 12 लाख था, 2 लाख पेमेंट नहीं किया, तो कितना बचा, 10 लाख रुपए, दैट इज 10 लाख रुपीस। तो यहां पे हम लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड 10 लाख रुपीस। कितना सिंपल काम। तो आपको क्या पता चला, आपको क्या निकालना, आपको प्रॉफिट निकालना, इनकम निकालनी है। तो ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस पेड और रेवेन्यू रिसीव्ड या इनकम रिसीव्ड। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, बड़ा सिंपल काम है। आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 30 लाख रुपीस का। सिंपल। तो रेवेन्यू जितनी रिसीव हुई या इनकम जितनी रिसीव हुई उसको कंसीडर करना है। नंबर 2, एक्सपेंसेस जो पे किए हैं उसको कंसीडर करना है, चाहे आपने इनकम को एडवांस में लिया या एक्सपेंसेस का एडवांस में पेमेंट किया, यहां पे कंसीडर होगा। पैसे लेने बाकी है या फिर पेमेंट करना बाकी है, उसको इग्नोर कर देना। सिंपल सी कहानी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या है कि इनकम को आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो इनकर हो जाए, जब वो अर्न हो जाएगी या ड्यू हो जाएगी या अक्रू हो जाएगी। नंबर 2 आता है एक्सपेंसेस को कब आपको रिकॉर्ड करना है, जब आप एक्सपेंसेस का पेमेंट करोगे, वो तो सेपरेट हो गया। पेमेंट के अलावा कब रिकॉर्ड करना है, जब वो इनकर हो जाए। तो यहां पे पेमेंट मिलने से या देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट रिसीव या पेड उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांजेक्शन जब हुआ है तभी आपको रिकॉर्ड करना है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनकम आपको तभी रिकॉर्ड करनी है जब वो अर्न हो जाए, आपको राइट मिल जाए वहां पे। नंबर 2, एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करोगे, जब वो इनकर हो जाए। ठीक है, इनकर होने का मतलब हो गया आपको पेमेंट का ऑब्लिगेशन आ जाएगा। तो इनकम के केस में क्या होगा कि अर्न और अक्रूड, भले आपने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंसेस के केस में क्या होगा। एक्सपेंसेस के केस में आपको पेमेंट करने या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पेमेंट अगले साल करोगे या पिछले साल कर दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, इस साल के एक्सपेंसेस को इसी साल रिकॉर्ड करना है। दैट इज इन एक्सपेंसेस अर्न जो होगा, एक्सपेंसेस इनकर जो होगा वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा यहां पे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, अक्रूवल बेसिस में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस इनकम, इनकम अक्रूड, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है अकाउंटिंग का, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को और मैचिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल्स के मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वो चैप्टर ही अलग है। तो यहाँ पे अभी इतना समझ लीजिए कि अक्रूवल बेसिस और मैचिंग प्रिंसिपल्स, अक्रूवल बेसिस जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है।
सिंपल सी कहानी, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अक्रूड, ये सब चीजों को ये कंसीडर करेगा अपने मेथड में। तो भैया इसके कुछ फायदे नजर आ रहे हैं। फायदा नंबर 1 कि ये साइंटिफिक अप्रोच है। ये कैश बेसिस के कंपैरिजन करें ना, कैश बेसिस से कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा साइंटिफिक लगेगा हमको। नंबर 2 आता है, ये कंप्लीट पिक्चर देगा किस चीज की, प्रॉफिट और लॉस की और फाइनेंशियल पोजीशंस की, बिकॉज हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ये जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये ट्रू प्रॉफिट बताएगा, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस बताएगा, जो एक लिमिटेशंस थी कैश बेसिस की। नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज यहां पे आपको मतलब करेक्ट पिक्चर शो करने को मिलती है, इसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। तो अक्रूवल बेसिस जो है ना वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है एज कंपेयर टू कैश बेसिस। कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अक्रूवल बेसिस को ही समझते हैं और उनको ही एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये फाइनेंशियल पोजीशंस को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस, प्रीपेड, ये सबके एडजस्टमेंट उसके अंदर हमको शो करने रहते हैं, जो कि कैश बेसिस में हम इग्नोर करते थे। नेक्स्ट आ जाता है, इतना सब कुछ तामझाम करना, इतने एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं, इसके लिए इसके कुछ एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस नंबर 1, ये कैश बेसिस जितना सिंपल नहीं है। आपने बोला कि ये साइंटिफिक है, साइंटिफिक है तो उतनी तकलीफ ज्यादा होगी ना, तो कैश बेसिस के जितना सिंपल नहीं है। कैश बेसिस में क्या करते थे, पैसे मिले रिकॉर्ड करो, पेमेंट किया और रिकॉर्ड करो। यहां पे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, सेल किया, पैसा मिला नहीं मिला रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट पे हो कैश पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पेमेंट ड्यू हो चुका है, पेमेंट आपका इनकर हो गया है, एक्सपेंसेस इनकर हो गए हैं, तब आपको क्या करना है, उसका पेमेंट, तब आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक तो हो गया कि भैया सिंपल नहीं है, वो तो हमको भी समझ में आया, सिंपल नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आता है, ये ज्यादा ही मतलब डिस्क्राइब ज्यादा करके रखा है, दैट इज इतने सारे एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, तो टेंशन वाली थोड़ी बात रहेगी, ये ज्यादा ही एलोबरेट करता है चीजों को। नेक्स्ट आ जाता है कि फटाफट अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो ना, तुरंत का तुरंत तो नहीं निकलेगा। कैश बेसिस में क्या है, पैसे मिले, पैसे दिए, माइनस कर लो, प्रॉफिट पता चला। यहां पे आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, इसकी वजह से तुरंत का तुरंत प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, देखिए वही सेम क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका 40 लाख रुपीस का कैश सेल्स था और क्रेडिट सेल्स था 20 लाख रुपीस का। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि टोटल सेल्स मेरा कितना हो गया, तो यहां पे मैं बोलूंगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज टोटल सेल्स कितना है भैया, क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स दोनों मिला के है, दैट इज 40 लाख एंड 20 लाख, टोटल अपनी सेल्स है 60 लाख। फाइन, 60 लाख की अपनी टोटल सेल्स हुई। यहां पे क्या बोला, उसके एक्सपेंसेस थे 12 लाख के, 12 लाख रुपीस के एक्सपेंसेस थे, जिसमें 2 लाख रुपए पेमेंट करना बाकी है। क्या अक्रूवल बेसिस में बाकी है, उसको भी कंसीडर करते हैं? यस सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, उसको माइनस कर दो, टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, तो टोटल एक्सपेंसेस हैं अपने 12 लाख रुपीस के। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि आपका 48 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, 48 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे 48 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, और जबकि हमने जो कैश बेसिस देखा था उसके अंदर हमारा 30 लाख का प्रॉफिट था। समझ में आई कहानी कि डिफरेंस है कुछ? यस सर, डिफरेंस है, जरूर 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 डिफरेंस है। ये दोनों हमने कॉन्सेप्ट समझे। क्या इन दोनों में अंतर है, कुछ डिफरेंस है? चलिए डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंस नंबर 1, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अक्रूवल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश बेसिस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और इनकम अक्रूड। ये सबके ट्रांजैक्शंस के एडजस्टमेंट हमको करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी करना है और आपकी बैलेंस शीट में भी करना है, जब आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हो। कैश बेसिस के अंदर ये कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज प्रॉफिट और लॉस। ट्रू पिक्चर, करेक्ट प्रॉफिट आपको तभी पता चलेगा जब आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करोगे, जैसा कि हमने एग्जांपल्स देखा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किया, 48 लाख का प्रॉफिट था, कैश बेसिस में 30 लाख ही आ रहा है, तो ट्रू पिक्चर कौन सी है, 48 लाख। और कैश बेसिस के अंदर इतनी ट्रू पिक्चर नहीं पता चलती। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल नॉलेज, जहां पे कॉम्प्लिकेशंस है वहां पे ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो अक्रूवल बेसिस में आपको एडजस्टमेंट्स करने के लिए अकाउंटिंग नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जबकि कैश बेसिस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज हम जितना अमाउंट मिल रहा है, जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं, वो बड़ी सिंपल सी कहानी है, कोई भी पर्सन कर सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है दैट इज लीगल पोजीशन क्या है। अक्रूवल बेसिस को कंपनीज एक्ट में एक्सेप्ट किया जाता है। तो कंपनीज एक्ट यही बोलता है कि आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करो, जबकि कैश बेसिस के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर कोई जगह नहीं है। कंपनीज एक्ट मना करता है कि भैया आप कैश बेसिस फॉलो मत करना। चलिए नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो अक्रूवल बेसिस वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, जबकि अक्रूवल कैश बेसिस जो है वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट्स, करेक्ट प्रॉफिट नहीं पता चलता। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी, जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो ज्यादा रिलायबल होगा, सही पिक्चर दे रहा है, फाइनेंशियल पोजीशंस बता रहा है, करेक्ट प्रॉफिट बता रहा है, तो एक्सेप्टेबिलिटी अक्रूवल बेसिस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कैश बेसिस। नेक्स्ट आ जाता है सुटेबल कौन सा है, कहां पे हमको अक्रूवल फॉलो करना है और कहां पे हमको कैश बेसिस फॉलो करना है। तो जनरली जो बिजनेस है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे, जबकि जो एनजीओस हैं, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्लास 12th में आपका एक सेपरेट चैप्टर आएगा, एंड जो प्रोफेशनल्स लोग हैं वहां पे आप कैश बेसिस फॉलो कर सकते हो जिसके ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा कैश में होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इशिका ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन देके रखी है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, आपको दोनों मेथड से, दोनों बेसिस से आपको क्या करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है। नंबर 1 देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। एक्सपेंसेस पेड 6 लाख रुपीज, हम कैश बेसिस के हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं। नंबर 1 6 लाख रुपीज का एक्सपेंसेस पेमेंट किया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट क्या, इंक्लूडेड इन 6 लाख में इंक्लूडेड है तो सेपरेट पेमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, अभी पेमेंट नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। इनकम रिसीव्ड 12 लाख रुपीज, तो कैश बेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, चलिए भैया हम कैश बेसिस को देखते हैं कि कैश बेसिस में हमको क्या करना पड़ेगा। ये है हमारा कैश बेसिस, तो कैश बेसिस में इनकम रिसीव्ड कितनी है, तो हमको पता है कैश बेसिस में हमारी इनकम है 12 लाख रुपीज, और एक्सपेंसेस कितने पेमेंट किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस पेड दैट इज 6 लाख रुपीज। भले वो एडवांस में किया हो या एडवांस में मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हमको प्रॉफिट पता चल रहा है दैट इज 6 लाख रुपीज का आपका प्रॉफिट आ गया, करेक्ट है, 6 लाख रुपीज का प्रॉफिट आ गया। नंबर 2, अगर इसी को हम बात करें अक्रूवल बेसिस से, तो अक्रूवल बेसिस में क्या होगा, अक्रूवल बेसिस में क्या होगा। अब हमको क्या करना, इनकम अर्न, कितनी इनकम आपकी अर्निंग हुई है वो देखना है, और एक्सपेंसेस इनकर्ड वो देखना है, करेक्ट है, एक्सपेंसेस इनकर्ड वो देखना है, और आपकी इनकम कितनी अर्न हुई है वो देखना है। तो चलिए भैया इसको देख लेते हैं कि क्या करना है। इनकम के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन को वापस दिखा देता हूं। यहां पे देखिए आपकी इनकम कितनी है, इनकम के यहां पे ये पॉइंट्स देके रखे हैं। इनकम रिसीव्ड 12 लाख की, एडवांस में मिला 1 लाख रुपए, तो इस साल का कितना, एडवांस वाला तो अगले साल का है तो बचा कितना, एडवांस वाला माइनस कर देंगे, 11 लाख रुपीस इस साल के हैं। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, अभी नहीं मिली है, इस साल की इनकम अभी नहीं मिली, तो 250 जो है वो इसी साल की इनकम है, आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करना, 12 लाख रुपीस की आपकी टोटल इनकम रिसीव्ड हुई, जिसमें 1 लाख रुपीस आपकी क्या है, 1 लाख रुपीस एडवांस है, और 250 जो है वो आपको अभी तक मिली नहीं है, करेक्ट है, 250 अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई। उसी तरीके से जो एक्सपेंसेस हैं उसका क्या करोगे, जो एक्सपेंसेस हैं उसका क्या करना है भैया वो भी देख लेते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो एक्सपेंसेस के बारे में क्या दिया हुआ है, ये आपके एक्सपेंसेस के पॉइंट्स हैं। 6 लाख रुपीस का एक्सपेंस पेमेंट किया, 80,000 रुपीस एडवांस में पेमेंट किए हैं, और 150 जो है वो आपका अभी पेमेंट नहीं किया। तो चलिए समझते हैं क्या है। 6 लाख रुपीस का पेमेंट कर चुके हो, इसमें से 80,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है, और 150 जो है वो आपका इस साल का है लेकिन पेमेंट नहीं किया। ये आपका प्रीपेड हो गया और ये आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दो, प्रीपेड को माइनस कर दो, मतलब जो एडवांस में पेमेंट किया उसको माइनस करना रहेगा। तो ये है इसकी कहानी, दैट इज आपका अमाउंट आ जाएगा 6 लाख प्लस 750 माइनस 80,000 दैट इज 6
5,20,000, 5,20,000 प्लस 50, 570, 670, तो ये आ जाएगा 6,70,000, करेक्ट है। और यहां पे आ जाएगा 11, 12, 13, 13,50,000, 13,50,000, 13,50,000 माइनस 6,70,000 वैल्यू बता देना और प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ, ये प्रॉफिट में और ये प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। तो 13,50,000, 13,50,000 माइनस 7,60,000 दैट इज 6,80,000 का आपका प्रॉफिट आ रहा है। डिफरेंस आया कुछ ना कुछ, आया डिफरेंस। तो यही चीज है कि अक्रूवल में और कैश बेसिस में डिफरेंस होता है। और इसी के साथ में ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। जो भी एक आध और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।